कहानी शुरू होती है हमारे हीरो लिन बेई से। ऊपर से देखने में वो एक मामूली सा साधारण लड़का लगता था, लेकिन असल में वो बीजिंग के सबसे रईस और ताकतवर खानदान का इकलौता वारिस था। मगर लिन बेई को इन सब ऐशो आराम से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड लियू रोयान से सच्चा प्यार था। पिछले 5 सालों से वो अपनी अरबों की पहचान छुपाकर एक फकीर की तरह रह रहा था, सिर्फ रोयान के लिए। उसने अपनी अमीरी को लात मार दी ताकि वो सादगी में अपनी मोहब्बत को पा सके। उसे लगा था कि प्यार दिल से होता है, दौलत से नहीं। फिर आया वो दिन जिसने लिन बेई के 5 साल के भरोसे को मिट्टी में मिला दिया। लिन अपनी जमा पूंजी से एक कीमती वेडिंग गाउन लाया था। उसे लगा था कि आज वो रोयन को प्रपोज करेगा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। रोयन ने वो गाउन शादी के लिए नहीं, बल्कि एक पॉप स्टार के कॉन्सर्ट में जलवे दिखाने के लिए पहना था। जब लिन बेई ने सवाल किया तो रोयन ने बड़ी बेशर्मी से कह दिया, लिन बेई, तुम्हारी सड़ी हुई गरीबी के साथ अब मैं और नहीं रह सकती। मैंने अपनी जवानी किसी कीमती चीज के लिए बचा रखी है, तुम जैसे मामूली लड़के के लिए नहीं। रोयान के फोन काटने के बाद लिन बेई की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक आग थी। उसने अपना पुराना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, यंग मास्टर, क्या आप वापस आ रहे हैं? लिन बेई ने सिर्फ इतना कहा, बीजिंग के मेरे सबसे बड़े होटल में मेरा स्वागत करो। 5 साल का संन्यास अब खत्म हो चुका था और अब बारी थी दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाने की। लिन बेई कार में बैठकर सीधे अपने परिवार के सबसे बड़े लिन इंटरनेशनल होटल पहुंचा। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर वहां के गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्हें लगा कोई भिखारी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, मगर अगले ही पल लिन बेई ने अपना ब्लैक गोल्ड कार्ड काउंटर पर पटक दिया। यह कार्ड देखते ही वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए और पूरे होटल में सन्नाटा छा गया। मैनेजर ने तुरंत होटल के जनरल मैनेजर को फोन लगाया। मैनेजर जैसे ही वहां पहुंचा और उसने लिन बेई का चेहरा देखा, उसकी हालत खराब हो गई। वो अपनी जगह पर जम गया और फिर झुककर बोला, माफ कीजिए मास्टर, हमें आने की खबर नहीं थी। पूरे स्टाफ में खलबली मच गई। जो गार्ड्स उसे धक्का दे रहे थे वो अब डर के मारे थर थर कांप रहे थे। मैनेजर ने इशारा किया और पूरे होटल की वीआईपी लिफ्ट सिर्फ लिन बेई के लिए खोल दी गई। लिन बेई को सीधे प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले जाया गया, जहां एक रात का किराया लाखों में था। वहां उसका स्वागत करने के लिए 2 खूबसूरत जुड़वा लड़कियां खड़ी थीं। उनका नाम पिंकी और ब्लू था। मैनेजर ने झुककर कहा, मास्टर, ये आपकी सेवा के लिए तैनात हैं। उन जुड़वा लड़कियां ने बड़े प्यार से लिन बेई के फटे हुए कपड़े उतारे और उसे गर्म पानी से नहलाया। जब लिन बेई आलीशान बाथरोब पहनकर बाहर निकला तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब वो लाचार लिन बेई नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर वारिस बन चुका था। उसने मैनेजर को बुलाया और हुक्म दिया, नीचे रेस्टोरेंट में मेरे लिए सबसे बड़ी टेबल बुक करो। आज मैं अपनी नई जिंदगी का जश्न मनाना चाहता हूं। उसे पता था कि किस्मत उसे फिर से उसी रोयन के सामने ले जाने वाली है, पर इस बार पासा पलट चुका था। होटल का मैनेजर लौट आया, जिसके हाथों में शानदार पैकिंग वाली शैंपेन की 2 बोतलें थीं। युवा मालिक, बस आप जो भी खाना चाहें उसका नाम बता दें। मैं तुरंत रसोई में हवाई जहाज से सामग्री मंगवाकर खास आपके लिए उसे तैयार करवा दूंगा। हवाई जहाज से उसके आने का इंतजार करते करते तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मेरे पास ऐसी दिखावटी बकवास के लिए समय नहीं है। तुमने मैनेजर के सुझाव को बेपरवाही से यह कहते हुए टाल दिया। चलो तुम दोनों नीचे आओ और मेरे साथ रात का खाना खाओ। उन दोनों युवतियों को दरवाजे से बाहर ले जाते हुए चलते समय तुमने ध्यान दिया कि एक के बाल गुलाबी थे और दूसरी के नीले। होटल का बूफे रेस्टोरेंट 7वीं मंजिल पर था। प्राइवेट लिफ्ट लेकर तुम तीनों महज 30 सेकंड में वहां पहुंच गए। युवा मालिक, आप क्या खाना पसंद करेंगे? हम आपके लिए वह ले आएंगे। छोटी नीली ने आगे बढ़कर पूछा, जिससे उसकी गहरी चौकसी और सेवा भाव जाहिर हो रहा था। हम बस कुछ भी थोड़ा बहुत ले आओ, बेहतर होगा कि उसमें सब्जियां ना हो। छोटी नीली ने प्यारी सी मुस्कान बिखेरी, एक प्लेट उठाई और बूफे वाले हिस्से की तरफ बढ़ गई। छोटी गुलाबी, जिसकी भी तुम्हारी सेवा करने की उतनी ही जिम्मेदारी थी, उसने यह देखा और तुरंत महसूस किया कि वह बस यूं ही खाली नहीं बैठ सकती। छोटे मालिक, मैं आपके लिए कुछ पीने को ले आती हूं। उसके होंठों से ये शब्द निकले ही थे कि तभी कई बॉडीगार्ड, जो शानदार सूट पहने हुए थे, लिफ्ट से एकदम व्यवस्थित कतार में बाहर निकले। उनकी कमरबंद में दिख रहे उभारों को देखकर कोई भी बता सकता था कि ये लोग हथियारों से लैस थे।
ये पेशेवर बॉडीगार्ड थे जिन्हें शायद होटल मैनेजर ने खास तौर पर आपकी निजी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भेजा था। हैरानी की बात यह थी कि वे किसी घटिया उपन्यास के बेवकूफ़ गुंडों की तरह आप पर टूट पड़ने के लिए नहीं दौड़े। इसके बजाय वे एक व्यवस्थित तरीके से फैल गए और हर किसी ने अपनी अपनी तय जगह संभाल ली। इस तरीके से न तो उस व्यक्ति की पहचान उजागर हुई जिसकी सुरक्षा की जा रही थी और न ही उनकी स्थिति पर पूरी नज़र रखने की क्षमता में कोई कमी आई। सच कहूं तो यह एक काफ़ी सराहनीय रणनीति थी। आपने वह नैपकिन ले लिया जो लिटिल पिंक ने आपको दिया था और साथ ही अपनी वह आखिरी निष्पक्ष राय भी दी। आपने क्या कहा छोटे मालिक? लिटिल पिंक ने हैरानी से पलकें झपकाईं। उसका नाजुक गुड़िया जैसा चेहरा, जिस पर मासूम हैरानी के भाव थे, बेहद प्यारा लग रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर आपने आखिरकार एक पल रुककर उस युवा लड़की को सचमुच गौर से देखा जो आपके बगल में खड़ी थी। उसकी खूबसूरत बनावट ऐसी लग रही थी मानो वह किसी एनीमे से सीधे बाहर निकल आई हो, और वह नौकरानी वाली पोशाक जो उसने पहनी हुई थी वह तो बस कमाल की लग रही थी। वह उस लियू रुयान जैसे किरदारों से कहीं ज्यादा बेहतर थी। इधर आओ लिटिल पिंक, मेरे पास बैठो और चलो थोड़ी बातचीत करते हैं। इस बीच प्रिंस इंटरनेशनल होटल के सेंट्रल कंट्रोल रूम में मैनेजर निगरानी फुटेज को बेहद तनाव भरे भाव से देख रहा था। स्क्रीन पर आपको लिटिल पिंक की ओर अपना सिर झुकाकर धीमी आवाज में उसे कुछ कहते हुए देखा जा सकता था। चूंकि कैमरा काफी दूर लगा हुआ था, इसलिए यह ठीक ठीक समझ पाना नामुमकिन था कि आप क्या कह रहे थे। हालांकि आपके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि आप काफी अच्छे मूड में हैं। वह सोचता है कि खैर ऐसा लगता है कि उन जुड़वा लड़कियों को भेजना आखिरकार सही फैसला ही साबित हुआ। होटल मैनेजर ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और एक लंबी गहरी सांस छोड़ी, मानो उसके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। कुछ ही दूरी पर सुरक्षा प्रमुख अपने मैनेजर के अचानक गंभीर हो गए चेहरे को देखकर गहरे सदमे में था। आखिर वह किस तरह का व्यक्ति हो सकता है जो उसके बॉस को इतनी ज्यादा सावधानी बरतने पर मजबूर कर दे। यहां तक कि जब पहले मेयर यहां आए थे तब भी मैनेजर ने इतनी ज्यादा विनम्रता नहीं दिखाई थी। क्या ऐसा हो सकता है? इस मोड़ पर उसने अपने विचारों को और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसके जैसे छोटे आदमी के लिए जितना कम पता हो उतनी ही लंबी और बेहतर जिंदगी होती है। अचानक हवा में छाई खामोशी एक मोबाइल फोन की घंटी से टूट गई। होटल मैनेजर ने चिढ़ते हुए अपना फोन निकाला, लेकिन कॉलर आईडी देखते ही उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े नरम पड़ गए। यह वांग इरफान का एजेंट था। हम एक टॉप लेवल आइडल का एजेंट, मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ थोड़ी नरमी से पेश आना होगा। सिस्टर वेई, आप पूछ रही हैं कि क्या मैं आज फ्री हूं? क्या आप 7वीं मंजिल के रेस्टोरेंट में फैन गैदरिंग करना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं। आज 7वीं मंजिल पर एक बहुत ही अहम हस्ती खाना खा रही है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम दोनों में से कोई भी इसके अंजाम से बच नहीं पाएगा। ठीक अगले ही पल लाइन के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति की बात सुनकर वह अचानक गुस्से से फट पड़ा। क्या वे पहले ही यहां पहुंच गए? यह क्या बकवास है? और तुम चाहती हो कि मैं खुद जाकर उनका स्वागत करूं? होटल मैनेजर ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटक दिया। काफी देर बाद उसने आखिरकार कड़वी निराशा के साथ ऊपर देखा और फिर अपने गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने अपना मुंह क्यों खोला? मेरा दिमाग जरूर खराब हो गया है। ठीक उसी समय जब वह अपने हालिया गुस्से के लिए खुद को कोस रहा था, एक शानदार मर्सिडीज बेंज वैन जिसकी कीमत पूरे 10 लाख थी, धीरे धीरे होटल की ग्राउंड फ्लोर लॉबी के बाहर आकर रुकी। मुख्य दरवाजे पर 30 से ज्यादा युवा महिलाओं की भीड़, हाथों में ग्लो स्टिक्स और फैन साइन लिए हुए, काफी देर से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ ही पलों बाद गाड़ी के दरवाजे सरकते हुए खुले और वांग इरफान सबसे पहले बाहर निकला और भीड़ का स्वागत करते हुए प्यार से मुस्कुराया। शुभ संध्या दोस्तों, आज रात की फैन गैदरिंग ताइजी रिवर इंटरनेशनल होटल की 7वीं मंजिल पर बने बूफे रेस्टोरेंट में होगी। कृपया लिफ्ट से ऊपर जाते समय लाइन में रहें और यह पक्का कर लें कि हम किसी भी ऐसे मेहमान को परेशान न करें जो शायद आराम कर रहा हो। यह बात सुनने में बिल्कुल साधारण लग रही थी, फिर भी इसने तुरंत ही फैंस के बीच जोरदार चीखों की एक लहर पैदा कर दी। वाह, हमारा फैन कितना तमीजदार है, मुझे उससे बहुत प्यार है। अरे वो 2 लड़कियां फैन के ठीक पीछे पीछे क्यों चल रही हैं? ओह, अब मुझे याद आया, क्या ये वही 2 खुशनसीब लड़कियां नहीं हैं जिन्हें फैन के साथ स्टेज पर डुएट गाने का मौका मिला था? जल्द ही तेज नजर वाले लोगों ने वांग इरफान के पीछे पीछे चल रही उन 2 लड़कियों को देख लिया।
सबकी नज़रों का केंद्र होने के नाते ल्यूरोयन और लीजू ने जाहिर तौर पर लोगों की बातें सुनी, लेकिन जब उन्होंने अपने अंदर के उत्साह और अपने आइडल के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाए रखने की ज़रूरत के बीच तुलना की, तो आखिर में उन्होंने अपनी इमेज को ही ज़्यादा अहमियत दी। सिर झुकाए हुए दोनों लड़कियां चुपचाप वांग इरफान के पीछे पीछे पूरे रास्ते चलती रहीं और उनमें एक शर्मीली संस्कारी लड़की वाली अदा झलक रही थी। अगर आपने यह नज़ारा देखा होता तो आपको ज़रूर अचानक से बहुत गुस्सा आता। तुम दोनों किस तरह की प्लास्टिक की थैलियां हो जो इतनी बनावटी अदाएं दिखाने में माहिर हो। इस बीच बोफे रेस्टोरेंट की 7वीं मंजिल पर आप दानमू बीफ का एक निवाला बड़े मज़े से खा रहे थे। आपने शैंपेन का अपना ग्लास उठाया, उसे एक ही घूंट में खाली कर दिया और अभी भी उस बेहतरीन स्वाद में डूबे हुए अपना सिर थोड़ा सा घुमाकर धीरे से आवाज़ दी, श्याओलैन। अंगूर अभी लाई यंग मास्टर। श्याओलैन। तियान ने एक खुशमिजाज मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने एक ठंडा अंगूर तोड़ा जिससे अभी भी हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही थी, और जैसे ही वह उसे आपके मुंह में डालने वाली थी, अचानक एक तेज तीखी चीख सुनकर डर के मारे उसका हाथ कांप गया। ओह कितना शानदार! उस अचानक आई चीख ने पल भर में पूरे माहौल को जमा दिया। वहां मौजूद कई लोगों ने बीच में ही खाना रोक दिया और अपना सिर घुमाकर उस आवाज की तरफ देखने लगे। आपने भी हल्के से मजाकिया अंदाज में अपना सिर घुमाया, यह देखने के लिए उत्सुक कि आखिर किस तरह का टैलेंट इतनी छोटी सी बात पर इतना बेतुका हंगामा खड़ा कर सकता है। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र वांग इरफान पर पड़ी और उसके पीछे पीछे चल रही उसके दीवाने फैंस की भीड़ पर, आपकी सारी दिलचस्पी पल भर में खत्म हो गई। हम तो ये बस कुछ पागल फैंस हैं, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। कमरे के दूसरी तरफ वांग इरफान यह महसूस करते हुए कि पूरे कमरे में मौजूद लोगों की नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं, शर्म से लाल हो गया। उसका गोरा चीनी मिट्टी जैसा चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हालांकि वह एक अनुभवी कलाकार था जिसे लाइमलाइट में रहने की आदत थी, फिर भी उसे इतनी गहरी और सार्वजनिक जांच पड़ताल का सामना करने में हैरानी की हद तक कम सहन शक्ति थी। यह तो बहुत ही अजीब है। खुद को संभालते हुए उसने जानबूझकर अपना गला साफ करने के लिए हल्की सी खांसी। फिर अपने पीछे खड़े समर्थकों की भीड़ की ओर मुड़कर उसने अपनी आवाज़ धीमी की ओर कहा, सब लोग कृपया थोड़ा शांत हो जाए, चलिए, दूसरे खाना खाने वालों को परेशान न करें। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी फैन फैन। अरे क्या कोई प्राइवेट कमरा खाली है क्या? हम सच में ऐसे ही खुले में खाना खाने वाले हैं? शायद हमें पहले एक ग्रुप फोटो ले लेनी चाहिए। भीड़ में फिर से बातचीत और शोर शराबे का नया दौर शुरू हो गया। शुरू में उन्होंने बस अपनी सहमति जताई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनकी आवाज़ें और ऊंची होती गईं और आखिरकार बातचीत इस बात पर आ गई कि वे बाद में क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। वांग इरफान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसने फैन क्लब के मुखिया को, जो पास ही खड़ा था, हिदायत दी कि वह होटल के स्टाफ से बात करे और देखे कि क्या वे कोई बड़ी मेज़ या प्राइवेट कमरा इंतजाम कर सकते हैं। हालांकि उसे लगभग तुरंत ही जवाब मिल गया, ना तो कोई बड़ी मेज़ खाली थी और न ही कोई प्राइवेट कमरा। यह किस तरह का होटल है? आप लोग एक मेज़ का भी इंतजाम नहीं कर सकते? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि हम सब मिलकर रात का खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं? यह खबर सुनते ही कई फैन तुरंत डाइनिंग हॉल में ही वेटर लोगों से बहस करने लगे। माफ़ कीजिए मैडम, एक वेटर ने अपनी जानी पहचानी पेशेवर मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन हमारे होटल के बूफे रेस्टोरेंट में ग्रुप में खाना खाने की सुविधा नहीं है। तो फिर इतने सारे लोगों के साथ हम क्या करें? अलग अलग मेज़ों पर बैठें। उसी पल लीजू आगे बढ़ी, जो अपने पसंदीदा कलाकार के सामने अपनी शान दिखाना चाहती थी। उसका सवाल सुनकर वेटर ने बहुत ही गंभीर लहजे में कहा, अलग अलग मेज़ों पर बैठना ठीक है, लेकिन आपको रेस्टोरेंट के अंदर शांति बनाए रखनी होगी और जोर जोर से शोर मचाने से बचना होगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम यह कह रहे हो कि हम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं? ठीक है, तुम बस इंतजार करो, ताइजी जंग इंटरनेशनल होटल है ना। बहुत ही घटिया सर्विस, बिल्कुल ही बकवास रवैया। जैसे ही वह बोल रही थी, लीजू ने अपना फोन निकाला और फिल्मना शुरू कर दिया, और साथ ही लगातार अपनी शिकायतें भी बुदबुदाती रही। उफ, कितना शोर शराबा है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। कमरे के एक कोने से कोई ऐसा व्यक्ति जिससे अब यह शोर और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसने अपने खाने के बर्तन एक तरफ फेंके और लिटिल पिंक और लिटिल ब्लू को वहां से खींचकर ले जाने की तैयारी करने लगा। उन्हें सचमुच इसकी उम्मीद नहीं थी। ये सोचना भी मुश्किल था
कि होटल में बस खाना खाने की कोशिश में उनकी मुलाकात उन दोनों लियू रुयान और लीजू से हो जाएगी। भगवान का शुक्र है कि मैंने उससे जल्दी ही रिश्ता तोड़ लिया, उन्होंने सोचा। जिस तरह से वह बर्ताव कर रही है उसे देखकर लगता है कि अगर मैं अब भी उसके साथ होता तो शायद आज रात मेरे सिर पर एक नई सींगों वाली टोपी सज रही होती। उनकी आवाज़ बहुत तेज़ नहीं थी, फिर भी उस विशाल खुले डाइनिंग हॉल में वह आवाज़ कानों को चुभने वाली तीखी लग रही थी। वांग इरफान ने अभी अभी एक फ्रोंगवांग सिगरेट जलाई थी और अपने मैनेजर को फ़ोन करके हालात की जानकारी देने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक उसने लियू रोयन और ली जू, जो ठीक उसके बगल में खड़ी थी, को एक साथ हैरानी से ज़ोर से सांस लेते हुए सुना। वह चीख सुनकर लिन बेई, जो हमेशा ही एक शोमैन रहा है, ने बड़े ही अंदाज में अपने कदम रोक लिए। अपनी बाहें चौड़ी फैलाकर उसने लिटिल पिंक और लिटिल ब्लू को कसकर गले लगा लिया और चेहरे पर पूरी तरह से हैरान होने का नाटक किया। अरे ज़रा देखो तो, कितना गजब का इत्तेफाक है। जब किस्मत ने हमें इतनी छोटी सी जगह में मिला ही दिया है तो चलो आज शाम का पूरा बिल मैं ही चुका देता हूँ। जी भर के खाओ, जी भर के पियो, मज़े करो और हाँ, आराम से सो भी लेना। ये भाषण देने के बाद उसने वहाँ मौजूद हर किसी की तरफ एक गहरी और अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। फिर अपनी बाहें अब भी लिटिल पिंक और लिटिल ब्लू के इर्द गिर्द लपेटे हुए वह बिना एक बार भी पीछे मुड़े प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। ये अपमान का एक नंगा और बेशर्मी भरा प्रदर्शन था, खास तौर पर वे दो शब्द आराम से सो लेना एक ऐसी मनोवैज्ञानिक कटार थे जो सीधे दिल पर वार कर रहे थे। जब मैंने तुम्हें शादी करके विदा करने के लिए पहले ही पैसे खर्च कर दिए हैं तो क्यों ना मैं थोड़ा और दरिया दिल बन जाऊं और तुम्हें किसी और के साथ बिस्तर पर एक रात बिताने का तोहफा दे दूं। जिस पल ये शब्द उसके होंठों से निकले, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हर व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव बदल गए। आंखों के जोड़े बेकाबू और बेशर्म लियू रुयान और लीजू पर ऐसे घूमे मानो वे किसी सस्ती गली कूचे वाली मुलाकात को देख रहे हों। लियू रुयान ने हवा में फैली उस अजीब बेचैन करने वाली फिजा को महसूस किया। उसकी साफ सुथरी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। साफ था कि वह गुस्से से उबल रही थी। उसे ऐसी बेइज्जती महसूस हुई जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सिर्फ लीजू, जो पूरी तरह से एक बेवकूफ़ की तरह बर्ताव कर रही थी, हकलाते हुए बोल पाई, लिन बेई क्या? लिन बेई सच में इतने अच्छे बन रहे हैं, हमें खाना खिला रहे हैं। वह उसकी तरफ अजीब ढंग से दौड़ पड़ी। उसके भारी भरकम शरीर के वजन की वजह से उसके कदम जमीन पर जोरदार धप धप की आवाज़ करते हुए पड़ रहे थे। आसपास खड़े लोग, 10 मेज़ों पर बैठे ग्राहक यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। यहाँ तक कि अंगरक्षक भी हैरानी से जम गए थे। क्या यह आदमी होटल की पूरी एक मंजिल को ही तोड़ फोड़ देगा? लिन बेई, मैंने तुमसे कहा था कि दूर मत जाओ। क्या तुमने मेरी बात सुनी? लीजू की आवाज़ और भी ऊंची होती गई और एक विशाल बुद्ध जैसी हथेली तुम्हारी पीठ पर जोर से पड़ने के लिए तैयार लग रही थी। अंगरक्षकों को आखिरकार होश आया, युवा मालिक खतरे में है। जब वांग इरफान यह सोच रहा था कि तुमसे कैसे निपटा जाए, उसके असिस्टेंट ने उसे कहा, आज ताइजीजियांग होटल में कोई बहुत ही अहम हस्ती आई हुई है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें अपने फैंस को साथ लेकर डिनर के लिए किसी दूसरे होटल में चले जाना चाहिए? होटल मैनेजर के हाव भाव देखकर तो यही लगता है कि इस इंसान का रसूख और दबदबा बहुत ही ज्यादा है। यह सुनते ही वांग इरफान के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैंने यहां इतना हंगामा खड़ा कर दिया। अपनी घबराहट के बीच उसे अचानक एक और बात समझ में आई। पिछले काफ़ी समय से इतना शोर शराबा मचाने के बावजूद होटल मैनेजर असल में उनके पास आकर एक शब्द भी नहीं बोला था। मुझे सच में यहां से चले जाना चाहिए, आखिर सावधानी बरतने में ही भलाई है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, और न ही लियू रोयान को, जो उस अहम हस्ती के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि जिस वीआईपी के बारे में वे सब सोच रहे थे वह इस समय होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में बैठा शैंपेन का मजा ले रहा था और एक सुरीली धुन का आनंद ले रहा था। ठीक उसी पल तुमने होटल मैनेजर के हाथों से शैंपेन का वह गिलास लिया और एक घूंट भरा। तुम्हें कुछ पलों के लिए ऐसा महसूस हुआ मानो तुम हवा में तैर रहे हो। कुछ ही दूरी पर दो बहनें श्याओ फेन और श्याओ लैन बेहद तालमेल के साथ अपना काम कर रही थीं। एक पियानो बजा रही थी तो दूसरी अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेर रही थी। होटल मैनेजर का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने हिचकिचाते हुए बोलने से पहले अपना ड्रिंक एक ही घूंट में गटक लिया।
युवा मालिक, क्या आपने मुझे बुलाया था? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? कुछ ही पल पहले जब वह होटल के दरवाजे की तरफ उन उपद्रवियों का सामना करने जा रही थी, तभी उसे फ्रंट डेस्क से एक और फोन आया था, जिसमें उसे बताया गया था कि आप उससे मिलना चाहते हैं। ये जानकर कि आप अपने कमरे में लौट आए हैं, उसे मजबूरन तेजी से दौड़ते हुए वापस आना पड़ा था। आपने ऊपर देखा। आपकी आमतौर पर शांत रहने वाली नजरों में अचानक एक ठंडी चमक कौंध गई। ऐसा लगता है कि आज 7वीं मंजिल पर रुका हुआ मेहमान कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। आपको इस बारे में पता ही होगा, है ना? होटल मैनेजर के चेहरे के हाव भाव जम से गए। फिर उसे तुरंत बात समझ में आ गई। क्या आप वांग इरफान की बात कर रहे हैं? हम बिल्कुल सही। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मैनेजर मन ही मन चीख उठी, हे भगवान, उस वीआईपी को सचमुच वांग इरफान की वजह से परेशानी हुई थी। इसका तुमसे क्या लेना देना है? मेरा मतलब तो यह था, क्या दूर से आए दोस्तों का स्वागत करना खुशी की बात नहीं है? चूंकि वे हमारे मेहमान हैं, इसलिए कृपया द लेजेंडरी रिकैप को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने में संकोच न करें। रुको, जरा ठहरो, लोगों को रोकने के लिए उन्हें नशा कौन देता है? ठीक है, बस वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं, और जल्दी करो। तुमने अपना वाइन का ग्लास नीचे रखा और पूरी दृढ़ता से अपने आदेश दिए। समझ गया, यंग मास्टरलिन। होटल मैनेजर ने तुरंत हामी भरी। उसने जल्दी से दूसरे मैनेजमेंट स्टाफ को फोन किया और उन्हें उनके काम सौंप दिए। थोड़ी ही देर में वह चेहरे पर उत्साहली वापस आया और रिपोर्ट दी, काम हो गया यंग मास्टरलिन। मैंने आपके निर्देशों का पूरी तरह पालन किया है। वांग यीफान और उसका ग्रुप बस निकलने ही वाला था, लेकिन हमारे एक सुपरवाइजर ने उन्हें रोक लिया। आपकी जबरदस्त मेहमान नवाजी के बारे में जानकर वे बहुत प्रभावित हुए और अब 7वीं मंजिल पर बने बूफे रेस्टोरेंट की ओर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। असल में इस तरह की नौकरी के लिए तुम कुछ ज्यादा ही काबिल हो। अगर मौका मिले तो तुम्हें इंपीरियल कैपिटल में हमारे हेडक्वार्टर में अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। तुमने हल्का सा सिर हिलाया, जिससे उसकी पेशेवर काबिलियत पर तुम्हारी मंजूरी जाहिर हुई। हालांकि मैनेजर के कानों को यह शब्द सबसे मधुर संगीत जैसे लगे। एक ऐसी बड़ी संदेश जिसने उसके लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा किया था। शाओफेन और शाओलन एक तरफ खड़ी थीं, आंखें फाड़े खाली नजर से घूर रही थीं। तुम्हारी असली पहचान को लेकर उनके अंदाजे अब एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंच गए थे। तुम्हारा एक शब्द किसी होटल मैनेजर के पूरे करियर की दिशा तय कर सकता था। जाहिर है तुम्हारी नजर इन दोनों प्यारी युवतियों पर पड़ी। तुम हल्के से मुस्कुराए और अपना हाथ बढ़ाकर उन दोनों के माथे पर धीरे से थपथपाया। तुम दोनों ने आज बहुत मेहनत की। हालांकि तुम्हारी उम्र देखकर लगता है कि तुम मुझसे भी छोटी हो। क्या तुम स्कूल में नहीं हो? तुम इस तरह की नौकरी क्यों कर रही हो? ये शब्द सुनकर लड़कियों के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और उन्होंने हड़बड़ाते हुए सफाई दी, यंग मास्टर, आपको गलत फहमी हुई है। हमने अभी अभी अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम खत्म किए हैं और आने वाले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी शुरू करने वाले हैं। हम इस गर्मी में होटल में वेट्रेस के तौर पर सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि अपने गुजारे के लिए कुछ पैसे कमा सकें। होटल मैनेजर ने प्यार से हंसते हुए बात में अपनी बात जोड़ी और आपकी बात की पुष्टि की। बिल्कुल सही कहा यंग मास्टरलिन। ये दोनों बहनें पहले वेट्रेस का काम करती थीं, क्योंकि ये नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं और इन्हें मसाज की तकनीकों की कुछ बुनियादी जानकारी है, इसलिए मैंने इन्हें यह काम सौंपा। मैं इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं कर सकता कि आप जैसे ऊंचे दर्जे के यंग मास्टर को यूं ही कोई औरतें तोहफे में दे दूं। आपके जैसे बड़े खानदान के सख्त पारिवारिक अनुशासन और नैतिक उसूलों की बात तो छोड़ ही दीजिए। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो गई तो ऐसे ताकतवर परिवार के गुस्से का सामना करने और उसका प्रायश्चित करने के लिए मुझे 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। यह सुनकर आपने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और उन दोनों लड़कियों पर अपनी नजर दौड़ाई। तभी तो मुझे थोड़ी देर पहले मसाज के बाद अपने पूरे शरीर में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। बहुत बढ़िया, तुम दोनों काफी हुनरमंद हो। नर्सिंग की पढ़ाई करना सच में एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। आपकी हौसला बढ़ाने वाली बातें, जो उनके लिए दिल को सुकून देने वाली दवा जैसी थीं, सुनकर शियाओ फेन और शियाओ लैन बार बार सिर हिलाती रहीं और उनकी आंखें नम हो गईं। उनकी नज़र में आप जैसे दर्जे के यंग मास्टर कम से कम एक ऐसे होनहार नौजवान थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में ही अपने करियर में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर ली थी।
नतीजतन वे आपकी हौसला बढ़ाने वाली हर बात को बड़े ध्यान से सुन रही थीं। ठीक है, अब बातें बहुत हो गईं। मेरे मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना मत भूलना, आपने होटल मैनेजर को हिदायत दी और फिर उठकर दरवाजे की तरफ चल दिए। ओह, और उन दोनों युवतियों ने भी आज दिन भर काफ़ी मेहनत की है। शैंपेन की जो 2 बोतलें अभी तक खोली नहीं गई हैं, उन्हें उन दोनों के इनाम के तौर पर दे देना। यह सुनकर वे दोनों युवतियां इतनी ज़्यादा खुश हुईं कि खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अब उन्हें अपनी ट्यूशन फीस या रहने खाने के खर्चों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार आप जो शैंपेन पी रहे थे वह महज आर्मंड डी ब्रिनैक, जिसे एस ऑफ स्पेड्स भी कहा जाता है, कि कोई ऐसी बोतल नहीं थी जिसे कोई भी कुछ $1000 में खरीद सके, बल्कि वह क्रुक क्लोज ड्यू मैसनिल की एक बोतल थी जिसकी कीमत लगभग $30,000 थी। यह रकम एक वेटर की आधे साल से भी ज्यादा की कमाई के बराबर थी, भले ही वह अपने खाने पीने या रहने सहने पर एक भी पैसा खर्च न करे। तुमने यह कमाया है। मुझे उम्मीद है कि किसी दिन हमारे रास्ते फिर मिलेंगे, लिटिल ब्लू और लिटिल पिंक। तुमने उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान दी। ओह बहन, उसे देखने के बाद मैं तो पूरी तरह से उस पर फिदा हो गई हूं। लिटिल ब्लू ने अपने लाल होते गालों को थपथपाया और महसूस किया कि उसके सीने में उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। अरे पगली लड़की, ऐसे दीवानी होना बंद कर। लिटिल पिंक ने मजाक में उसे डांटा और अपनी छोटी बहन की कमर की मुलायम जगह पर जोर से चुटकी काटी, जिससे वह लड़की विरोध में चीख पड़ी। फिर भी यंग मास्टर लिनबेई सच में एक सच्चे जेंटलमैन हैं। जरा देखो तो उन्होंने पूरी दोपहर में एक भी गलत बात नहीं कही। मुझे भी ऐसा ही लगा। मुझे लगता है कि मैनेजर ने उन्हें असलियत से कहीं ज्यादा डरावना बनाकर पेश किया था। वह साफ तौर पर एक बहुत ही नेक इंसान है। अगर मुझे कभी उन्हें दोबारा देखने का मौका मिला तो मैं पूरी लगन से उनकी सेवा करूंगी, ऐसी सेवा जिसकी तुम शायद तारीफ नहीं करोगी। ठीक उसी समय एक रोल्स रॉयस क्लिनन, जिसकी कीमत $7 मिलियन से भी ज्यादा थी, होटल के दरवाजे पर आकर रुकी और तुरंत ही अनगिनत लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। अगर वहां कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद होता जिसे ऊंची सोसाइटी में उठने बैठने की आदत होती, तो वह इस गाड़ी को तुरंत पहचान लेता। अफवाह थी कि इस गाड़ी का इस्तेमाल करने वाला आखिरी व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शहर का मेयर टिलिंग था। आप बड़े आराम से पिछली सीट पर टिककर बैठ गए और आपकी नजरें कभी कभी खिड़की से गुजरते नज़ारों को निहारने लगती। जल्द ही घड़ी में 9 बज गए और आप अचानक सीधे होकर बैठ गए। आपने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। होटल का मैनेजर, जो उस समय आपके ड्राइवर का काम कर रहा था, उसने आपकी हरकतों पर गौर किया। उसने कोई भी दखल देने वाली टिप्पणी करने से खुद को रोका और इसके बजाय गाड़ी चलाने पर और भी ज्यादा ध्यान देने का फैसला किया। कॉल कनेक्ट हो गया और रिसीवर से एक सख्त आवाज सुनाई दी। आपकी सुरक्षा के लिए यह वुडू पुलिस स्टेशन है। हेलो ऑफिसर, आपने जवाब दिया। आपकी आवाज शांत और संयमित थी। क्या यह बात करने का सही समय नहीं है? मुझे एक जुर्म की रिपोर्ट करनी है। लोगों का एक बड़ा जमावड़ा जो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है। इस गिरोह के सरगना का नाम वांग इरफान है। उसे इस समय ताइजियांग इंटरनेशनल होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में होना चाहिए। यह सुनकर मैनेजर हक्का बक्का रह गया। क्या यंग मास्टर ने अभी अभी अपने ही होटल की शिकायत पुलिस से कर दी थी? आपने अपना सिर हिलाया। आपके होठों के कोनों पर एक शरारती मुस्कान तैर रही थी और आपने बड़े सब्र से समझाया, नहीं, हमारा होटल तो बस अपराधियों की रिपोर्ट करके सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में अपना फर्ज निभा रहा है। मैनेजर के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उस पल उसके दिमाग में बस 2 ही शब्द गूंज रहे थे, ऐसे शब्द जो उसकी भावनाओं को पूरी तरह से बयां करते थे। ये सब क्या बकवास है? ओह, और हां, आपने अपनी उंगली फोन की स्क्रीन पर फेरते हुए कुछ हद तक बेपरवाह लहजे में आगे कहा, मैंने जो दावत दी थी उसका बिल प्रिंट करवाना मत भूलना। और हाँ, लगता है आज होटल का सर्विलांस सिस्टम खराब हो गया है। मेहमान नवाजी की दुनिया के एक अनुभवी दिग्गज होने के नाते मैनेजर आपकी मंशा को तुरंत भांप गया। समझ गया यंग मास्टर। इस बीच होटल की 7वीं मंजिल पर बूफे रेस्टोरेंट में कई दौर की टोस्टिंग और शराब पीने के बाद वहां मौजूद कई युवतियों के गाल सुर्ख हो गए थे। उन्हें अपने शरीर के भीतर एक अजीब बेचैन करने वाली हलचल महसूस होने लगी थी। वांग इरफान ने भी काफी ज्यादा शराब पी रखी थी
और उसे भी अपनी नसों में वही जलती हुई गर्मी महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसमें इच्छा की कमी थी, बल्कि इसके विपरीत। लेकिन बात यह थी कि वह इस समय एक सार्वजनिक जगह पर था, जहां उसके चारों ओर बहुत सारी ताक झांक करने वाली आंखें थीं। ठीक है, लगता है सबने थोड़ी ज्यादा ही पी ली है। वांग इरफान ने उन मदहोश युवतियों के समूह की ओर देखा। उसके चेहरे पर जो शिकारी मुस्कान थी, उसे अब वह और छिपा नहीं पा रहा था। ठीक उसी पल एक पुरानी सेंटाना सेडान धीरे धीरे होटल के प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। कई सादी वर्दी वाले पुलिस अधिकारी, जिनकी कमर पर छिपे हुए हथियार साफ दिख रहे थे, एक एक करके गाड़ी से बाहर निकले। अगली सुबह TDH के इंटरनेट के हर बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचानक दो ट्रेंडिंग टॉपिक छा गए, जिससे ऑनलाइन दुनिया में हलचल मच गई। पुलिस ने पिछली रात एक बड़े आपराधिक मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया था। इस घटना के कथित मास्टरमाइंड लोकप्रिय पुरुष सेलिब्रिटी वांग मोफान है। इस खुलासे ने जनता को पूरी तरह से चौंका दिया। एक युवती जो अपने आदर्श से मिलने का सपना देख रही थी, उसने उसका ध्यान खींचने के लिए यहां तक कि शादी का जोड़ा भी पहन लिया। हैरानी की बात यह है कि उसके बॉयफ्रेंड ने इसी बात पर उससे ब्रेकअप कर लिया। एक चेतावनी, इस कमीने से दूर ही रहना। हालांकि जैसे ही अनगिनत नेटिजन्स जो गॉसिप के लिए बेताब थे, इस ड्रामे को देखने के लिए जमकर बैठे ही थे, एक बयान जारी किया गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि वांग मोफान का इस मामले से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। पता चला कि यह पूरी घटना उसके स्टूडियो के एक असिस्टेंट द्वारा अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने का नतीजा थी। अब इस मामले को आगे की जांच के लिए अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इन घटनाओं के इतनी तेजी से एक के बाद एक घटने से हर कोई पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। फिर भी आप इस पूरे तमाशे के अनजाने में बने सूत्रधार एक फ्लाइट के फर्स्ट क्लास केबिन में आराम से बैठे, इत्मीनान से अपनी कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहे थे और इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि आप अचानक इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी सनसनी बन गए हैं। मिस्टर लिन, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? अचानक एक सुडौल काया वाली फ्लाइट अटेंडेंट बिल्ली जैसी फुर्तीली और सहज चाल से आपके पास आई। उसकी आवाज़ सुनकर आपने खिड़की से अपनी नज़र हटाई और अटेंडेंट को एक विनम्र मुस्कान दी। मैं स्टेक लूँगा, मीडियम वेल प्लीज़। धन्यवाद। ज़रूर सर, बस एक पल। अटेंडेंट ने प्यारी सी मुस्कान दी और फिर वापस गैली की ओर मुड़ गई। अरे ज़बान संभाल कर, क्या तुम्हें मरने का शौक है? तुम ऐसे ही जो मन में आए बकती नहीं फिर सकती। लेकिन वह सच में बहुत जवान है और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी। अगर वह मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं तो सोते हुए भी मुस्कुराती रहती। अचानक एक थोड़ी अजीब सी आवाज़ ने उनकी बातचीत में दखल दिया। क्या आप लोग अपनी आवाज़ थोड़ा धीमी कर लेंगे? आखिर इस केबिन में हम कुछ ही लोग हैं और आप लोगों को मेरे बारे में इस तरह बात करते सुनना, सच कहूं तो थोड़ा अजीब लग रहा है। आवाज़ की तरफ मुड़ते ही अटेंडेंट्स के चेहरे के हाव भाव जम से गए। उन्होंने देखा कि आप अपनी सीट से सिर बाहर निकालकर पूरी तरह से शर्मिंदगी भरे अंदाज में उनकी तरफ घूर रहे थे। कुछ पल की अजीब सी नज़र टकराव के बाद सबसे सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट ने सबसे पहले खुद को संभाला। उसने बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी। ओह मिस्टर लिन, हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपको परेशान किया। हम पक्का ध्यान रखेंगे कि हमारी आवाज़ धीमी रहे। कोई बात नहीं, आप लोग भी तो पूरे दिन खड़े खड़े काफ़ी थक जाते होंगे। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।